हेलो फ्रेंड्स, अतुल एआरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत की शिक्षण विधियां। और दोस्तों, ये जो शिक्षण विधियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी भाषा के लिए। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भाषा चाहे कोई भी हो, लगभग उनके जो पढ़ाने का स्किल है, उनके पढ़ाने की जो शिक्षण विधियां हैं वो लगभग एक जैसी ही रहा करती है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को, और हम बात करते हैं भाषा शिक्षण विधियों में संस्कृत शिक्षण के विषय में। यानी संस्कृत जो हमारा विषय है उसकी कौन कौन सी शिक्षण विधियां हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है जाननी आवश्यक है दोस्तों। तो हम संस्कृत की शिक्षण विधियों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ हम देखिएगा ये बात करें कि शिक्षण विधि जो है वो कहते किसको हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए शिक्षण विधि किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो विधि शब्द है यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं। विधि यानी कि किसी भी कार्य करने का तरीका, यानी जो भी हमारा शिक्षक है वो किसी भी कक्षा में पढ़ा रहा है, किसी देखिए विशेष विषय को पढ़ा रहा है, तो उस विषय को पढ़ाते समय जो तरीका काम में लेता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। यानी सामान्य से सामान्य शब्दों में हम कहें कि शिक्षक पढ़ाते समय जो तरीका काम में लेता है, किस तरीके से वो पढ़ा रहा है, बोल करके, कुछ दिखा करके, वो सारे के सारे तरीके जो हैं हमारे शिक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो हमारी शिक्षण विधियों के उदाहरण अपने लेना चाहें तो आगमन विधि है, निगमन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रदर्शन विधि है, सूत्र विधि है। इस प्रकार की बहुत सारी अनेकानेक शिक्षण विधियां हैं जिनका अपने इस्तेमाल किया करते हैं दोस्तों। तो ये थोड़े एक सीमित समय के लिए होती है जब आप किसी कक्षा में किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं दोस्तों। तो यहाँ भाषा शिक्षण के प्रमुख घटक, या हम ऐसा कहें कि कौन सी विधाएं हैं, कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो अपने काम में लेते हैं, तो उनको जानने से पहले हम ये देख लें कि भाषा शिक्षण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं जो हमें जानने हैं, यानी किन किन शिक्षण विधियों को अपने को पढ़ना है। तो एक तो हमारे पास में आता है दोस्तों व्याकरण शिक्षण, दूसरा हमारे पास में आता है गद्य शिक्षण जो हमें पढ़ना है दोस्तों, उन सभी की बात कर रहा हूं मैं, और तीसरा जो आता है हमारा पद्य शिक्षण। और वापस ये भी दोहरा देता हूं कि ये जो टॉपिक है दोस्तों आपका रटाफिकेशन वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, और अच्छे से समझ लोगे तो यहाँ पर कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। तो इसके बाद में हमारा आता है नाटक शिक्षण, और छठा जो हमारा रह गया कहानी शिक्षण को हमें देखना होता है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको देखिएगा लेखन शिक्षण, लेखन से संबंधित जो भी बातें हैं, ये इतने प्रकार के शिक्षण हमें देखने हैं दोस्तों, और इन सभी को हमें अच्छे से सीखना है। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को, और हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ हम सबसे पहले देखिएगा बात करते हैं व्याकरण शिक्षण की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? व्याकरण शिक्षण की अपने बात करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में एक शब्द है व्याकरण। तो व्याकरण का अर्थ थोड़ा सा अपने पहले देख लेते हैं दोस्तों। व्याकरण का जो सामान्य अर्थ अपने ले सकते हैं वह शास्त्र या विज्ञान होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का सही उच्चारण, उसको लिखना, पढ़ना आदि चीज़ों को सीखते हैं दोस्तों। तो क्या कहा गया, ऐसी विधा या जिसके द्वारा हम किसी शब्द की रचना का ज्ञान करते हैं, ज्ञान करवाया जाता है, उसे अपने व्याकरण कहा करते हैं दोस्तों। तो समझ गए होंगे इस बात को कि व्याकरण किसे कहते हैं दोस्तों। व्याकरण में होता है किसी भी भाषा को सही इस्तेमाल करने का ज्ञान, जो हमें वो नियम और तरीके बताती है जिन तरीकों के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं, हम सही उच्चारण कर सकते हैं, हम सही चीज़ें बोलना सीख सकते हैं, सही शब्दों को लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ व्याकरण शिक्षण में देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देख लें कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला तो आपको वही याद रखना है, शुभोपलय, जिसको इंग्लिश में LSRW के रूप में आप देखते हैं। यानी शुद्ध रूप से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सीखना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका उद्देश्य हुआ करता है। और इसमें अपने करवाते हैं बच्चों को भाषा के नियमों का ज्ञान, यानी भाषा के नियम कौन कौन से होते हैं उन सभी चीज़ों का ज्ञान करवाया जाता है।
और भाषा के जो मूलभूत कौशल हैं वो बच्चा सीख सके, इन सभी का इस्तेमाल किया जाना है। ये सारे के सारे हमारे उद्देश्य होते हैं। तो प्राथमिक उद्देश्य हमारा कौन सा है? किसी भी बालक को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ों को सिखाना है, भाषा के नियम सिखाना है, भाषा के जो मूलभूत कौशलों को सिखाना ही कहलाता है। अब यहाँ हम देखिए व्याकरण शिक्षण के लिए, किसी भी भाषा के व्याकरण शिक्षण के लिए हम कौन कौन सी विधियाँ काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में विधियाँ हैं उनमें से एक तो आती है अपनी आगमन विधि, एक हमारी आती है निगमन विधि, एक हमारी आती है समवाय विधि या जिसको अपने पाठ्य पुस्तक विधि कह सकते हैं, एक हमारी आती है सूत्र विधि, एक हमारे पास में आती है सूत्र विधि, एक आती है हमारे पास में भाषा संसर्ग विधि, भाषा संसर्ग विधि आती है, एक हमारे पास में आती है सैनिक विधि। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये हमारी जो है व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधियां हैं जिनका अपने इस्तेमाल किया करते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो है हम बात करते हैं नंबर 1 के अंदर आगमन विधि के विषय में। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रश्न ना पूछे ऐसा होता नहीं है दोस्तों। रीड के पेपर में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट यहाँ से मिलना ही वाला है दोस्तों। अब देखिएगा आगमन विधि किसे कहते हैं। देखिएगा दो प्रकार की विधियां हैं, ये आगमन विधि और निगमन विधि। तो यहाँ हमारे पास में दो ही चीजें हैं, एक तो है हमारे पास में उदाहरण और एक है हमारे पास में नियम। जिसको पहले बताते हैं उसी आधार पर ये नाम रखे जाते हैं। या तो हम पहले उदाहरण बता सकते हैं और उदाहरणों से नियम की ओर जा सकते हैं, या हम पहले नियम बता सकते हैं और फिर नियम से उदाहरण की तरफ आ सकते हैं। तो आगमन विधि कौन सी होती है? आगमन विधि वो विधि है जिसमें अपने पहले बच्चों को क्या देते हैं, हम पहले बच्चों को उदाहरण बताते हैं, उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर उन उदाहरणों का उपयोग करते हुए किसी नियम या सिद्धांत की अपनी स्थापना करते हैं। जैसे व्याकरण के अंदर मान लीजिएगा संधि अपने पढ़ा रही हैं बच्चों को और हमने ये बताया कि विद्या प्लस आलय है ना, ये इनको बनाया तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर उसने देखा आ और मिलने के बाद में देखिएगा विद्यालय, हमने इस प्रकार से इसको यहाँ लिखा था। इसके अलावा हम लिखें हिम प्लस में आलय, इस प्रकार के 5-4 उदाहरण उसको देते हैं तो उसको कहीं ना कहीं बाद में ये समझ में आ जाता है जैसे आय और आ आए तो मिलकर के हमेशा विद्यालय ही बनता है। या तो आप पहले ये बता दें कि उसको ए प्लस ए मिलकर के आ बनेगा, ये वाली बात पहले बता दें फिर ये उदाहरण बताएं, या फिर पहले उदाहरण बताएं और फिर बाद में इस नियम की ओर लेकर के जाएं। तो आगमन जो विधि है वो पहले आपको क्या बताती है, उदाहरण बताती है, फिर अपने नियमों की ओर जाया करते हैं। दोस्तों यहाँ जो परिभाषाएं हैं उनमें एक परिभाषा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जोयसी की ये परिभाषा है, ये आपको याद थोड़ी सी रखनी पड़ेगी दोस्तों। ये जो परिभाषा है ये कहती है कि आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। आगमन क्या है? देखिएगा दृष्टांत एक तरह से उदाहरण अपने ले सकते हैं, उदाहरणों की सहायता से किसी सामान्य नियम को प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी आगमन विधि वो प्रक्रिया है जिसके अंदर अपने दृष्टांत देते हैं और फिर उनसे नियमों की स्थापना करवाते हैं। दोस्तों तो पहले जहां पर क्या बताए जाएं, उदाहरण बताए जाएं और बाद में देखिएगा नियम बताए जाएं तो वो क्या कहलाती है, वो निगमन विधि कहलाती है। दोस्तों यंग क्या कहते हैं, इस बात को सुन लीजिएगा। यंग कहते हैं कि जिस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी विशेष नियम की स्थापना करता है या विशेष नियम तक
पहुंचता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको भाषा समझ में आ रही होगी ना। रोजाना आपने कंप्यूटर वाला ही देखा होगा, लेकिन समय अनुसार जितना समय मिल पाता है उसमें अपने को ऐसा टेक्निक लेके आना होता है ताकि कम समय में अपने ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकें दोस्तों। तो ऐसी जो विधि है वो क्या कहलाएगी, आगमन विधि। तो देखिएगा क्या कहा हमने, ऐसी कोई विधि जिसमें बालक क्या करता है, विभिन्न स्थूल तथ्य उसके सामने रखे जाते हैं और फिर अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करता है और किसी विशेष नियम तक पहुंचता है, तो उसे आगमन विधि कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है, यंग की परिभाषा है, ये आपको याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा एक परिभाषा यहाँ पर और देख सकते हैं अपने, ये भी कभी आपसे पूछी जा सकती है, लैंडन की परिभाषा है और ये क्या कहते हैं, जब कभी छात्रों के समक्ष अनेक तथ्य उदाहरण है ना, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत की जाती है इसके पश्चात बालक स्वयं उनके निष्कर्ष निकालता है। तो वो विधि कौन सी कहलाती है, वो भी आगमन विधि ही कहलाती है। क्या कहा हमने, छात्रों के समक्ष अनेक उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत की जाती है और उनके पश्चात बालक अपनी जो मानसिक क्षमता है उसका उपयोग करता है और फिर कुछ निष्कर्ष निकालता है। तो ये तो थी दोस्तों परिभाषा, हमने परिभाषा की बात की थी कि इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आगमन विधि के प्रमुख चरण कौन से होते हैं। प्रमुख चरण या प्रमुख सोपानों की बात कर लें, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों पहला चरण होता है उदाहरण प्रस्तुत करना। तो अभी हमने बात भी की थी कि सबसे पहले क्या किया जाएगा दोस्तों, उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। चरण आपसे पूछे जाए तो कितने होते हैं दोस्तों, 4 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों के सामने कुछ विशिष्ट प्रकार के उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। फिर दूसरे में वो क्या करेगा, वो करेगा तुलना, यानी बाकी जो उदाहरण हैं उनके आपस में क्या करता है, तुलना करता है और किसी एक कॉमन फैक्ट को निकालने के जो है प्रयास करता है। जैसे हमने कहा ना अभी जो हम देख रहे थे कि विद्या प्लस आलय है, महा प्लस आशय है, ये दोनों के अंदर वो देखता है कि आ से मिलकर के क्या हो रहा है, इस प्रकार से है ना। जैसे अभी अपने यहाँ लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा महा प्लस आशय है और विद्या प्लस आलय है ना, और यहाँ से उसने बनाया महाशय और यहाँ से बना विद्यालय, ये एक जैसे है ना। तो यहाँ पर ही वो देखता है कि यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, आपस में तुलना करता है दोस्तों। और तुलना करने के बाद में वो क्या करता है, सामान्यीकरण को अपने कह सकते हैं नियम की स्थापना करना। अब समानता देकर के वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि आ प्लस आ अगर आता है तो दोनों के मिलकर के क्या बना देंगे, अपने आ का निर्माण कर दिया करते हैं, ये देख लेता है। उसके बाद में वो देखिएगा फिर उसकी और अन्य उदाहरणों के द्वारा क्या करता है, सत्यापन करता है या फिर उनकी पुष्टि करता है। यानी इन दोनों में तो उसने देख लिया, औरों में भी ये नियम लागू होता है या नहीं होता है, फिर उसके सामने उन चीज़ों का उपयोग करता है। तो इसके जो हमारी पद्धति है, आगमन विधि है, उसके चरण कौन कौन से होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद में इनके आपस में तुलना की जाती है, कोई समानता ढूंढी जाती है, फिर एक नियम की स्थापना की जाती है, फिर उस नियम का सत्यापन यानी उस नियम की पुष्टि भी की जाती है कि क्या वो नियम सही है या फिर सही नहीं है। इन चीज़ों को अपने देखते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी के अंदर हम बात करते हैं आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन से होते हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र कौन से होते हैं दोस्तों, ये आपको समझना होगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सबसे पहले कौन सा आता है दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ पर देखिएगा एक चीज याद रखिएगा, विशिष्ट का मतलब होता है उदाहरण और सामान्य का मतलब होता है नियम। यानी हम कैसे चल रहे हैं दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर। दूसरा अपने यहाँ देख सकते हैं ज्ञात से
अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ देखिए ज्ञात क्या होते हैं दोस्तों, ज्ञात होते हैं उदाहरण, और अज्ञात हमारे पास में होते हैं नियम, क्योंकि जो हमें उदाहरण दिखाए गए वो तो हमें पता है, उन चीजों के बारे में अपने जानते हैं। तीसरे में देखिएगा स्थूल से सूक्ष्म। अब देखिएगा विधि दोस्तों चाहे कोई भी हो, उनमें यही शिक्षण सूत्र काम करने, किसी में ये उल्टे हो जाएंगे, किसी में ये सीधे रहेंगे। अब स्थूल का मतलब क्या होता है, उदाहरण होता है, और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म का अर्थ होता है नियम। यानी जहां अपने उदाहरण से यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर चल रही हैं, यानी कि अपने उदाहरण से किसी नियम की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अपने ऐसा कह सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या होते हैं दोस्तों, जो अपने देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, उदाहरण। अमूर्त क्या होता है, अमूर्त होता है नियम, यानी उदाहरण से नियम की ओर। एक अपने और देख लेते हैं, वो है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, है ना, प्रत्यक्ष से प्रमाण। अब हमारे पास में प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष हमारे पास में होते हैं उदाहरण, और प्रमाण क्या निकलते हैं, प्रमाण के रूप में हमारे पास में निकलते हैं नियम। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। बस इसमें आप ये समझ लेना कि उदाहरण कौन सा होता है और नियम कौन सा हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं कि इस विधि का लाभ क्या है दोस्तों। जो भी विधि सक्रिय होगी, यानी जिसमें बालक सक्रिय रहता है, हमेशा खुद कर रहा है, वो विधि एक प्रकार से अपने मनोवैज्ञानिक विधि की श्रेणी में रख देते हैं। यानी एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी जिसके अंदर बालक स्वयं प्रयास कर रहा है, बालक समय क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है ना। तो इसका यही सबसे बड़ा लाभ होता है, इसमें जो बालक के अंदर खोजी प्रवृत्ति है, यानी अनुसंधान करने की जो विशेषता है, वो इसमें विकसित होती है दोस्तों। यानी इससे क्या बढ़ेगा, खोजी प्रवृत्ति विकसित होती है, चूंकि उसने क्या किया है, करके सीखा है ना, उसने स्वयं हल किया है, और करके सीखने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो दोस्तों कैसा होगा, वो स्थायी होगा, स्थायी ज्ञान होगा। एक चीज याद रखिएगा, जो मनोवैज्ञानिक होगी वो स्थायी भी होगी, वो करके सीखने वाले भी होगी, वो खोजी भी होगी, वो वैज्ञानिक विधि भी होगी, इसमें सारे गुण मौजूद होते हैं। वो सीखने के लिए हमेशा क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। लेकिन ये अच्छी तो है कौन सी कक्षाओं के लिए दोस्तों, ये छोटी कक्षाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी है। छोटी कक्षाओं में जब आपको व्याकरण सिखाना है तो इनके लिए आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखें इसके ड्रॉबैक क्या है, यानी इस विधि के नुकसान क्या है, इसकी हानि क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी हानि तो है हमारी समय, कि उदाहरण बता बता करके उसको नियम तक लाने में कई बार तो वो लेके भी नहीं आ सकता, और इसमें बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये भी इसका रहेगा कि इसमें समय बहुत लग जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये उच्च स्तर के जो बालक हैं उनके लिए ये क्या है, उच्च स्तर के बालकों के लिए ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होती है दोस्तों। अधिक समय लगता है, अधिक परिश्रम भी लगता है, उच्च स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। और इसके लिए सबसे चीज ये तो हमेशा मान ही लीजिएगा कि इसके लिए प्रशिक्षित जो टीचर हैं वो उनकी क्या है, कमी है, वो पूरे हैं नहीं, इसलिए इसका अच्छे से उपयोग नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये थी हमारी कौन सी विधि, आगमन विधि। और इस आगमन विधि में आपको याद क्या रखना है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, उदाहरण से नियम की, और बाकी जो सब है वो प्रभु इच्छा से अपने आप हो जाएगा। इतना याद रख लोगे तो बाकी काम तो ऊपर वाला अपने आप कर देगा, है ना। आपको इतना ही याद रखना है। फिर अपने आते हैं दूसरी विधि जो इसकी थी, वो थी निगमन विधि। दोस्तों निगमन विधि कौन सी होती है, जहाँ देखिएगा नी है, यानी पहले क्या बताएंगे, नियम बताएंगे, और फिर अपने किधर आते हैं, उदाहरण की ओर। जब अपने किसी विधि के अंदर कोई टीचर पढ़ाते वक्त पहले नियम बता रहा है, उसके बाद में वो उदाहरण बता करके उनको समझा रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है, नियम का प्रयोग कर रहा है, नियम विधि का प्रयोग कर रहा है। जैसे मान लीजिएगा उसने कहा आ प्लस आ बराबर आ, अब पहले ये दे दिया, अब उसकी का देखिएगा वो क्या करता है, ये उदाहरण लिखता है, जैसे विद्या प्लस आलय, महा प्लस आशय, वो इस प्रकार से लिखता है दोस्तों। तो यहाँ वो इसी को समझाता है कि यहाँ से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तो क्या हो गया, नियम से उदाहरण की ओर। अगर अपने पहले ये वाली चीजें बताएं और फिर इधर जाएं तो फिर नियम उदाहरण से नियम की ओर हो जाएगा। ये पहले नियम है, ये क्या है दोस्तों, ये एक रूल हो गया, ये एक नियम हो गया, और इस नियम की यहाँ पर अपने क्या कर रहे हैं, ये हमारे हैं उदाहरण, ये हमारे नियम हैं और ये हमारे उदाहरण हैं।
और ये हम इस विधि को क्या कर रहे हैं, निगमन विधि को हल कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले क्या बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में हम देखते हैं कि इसके जो प्रमुख चरण हैं दोस्तों वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस विधि के जो हमारे प्रमुख चरण हो सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो चरण आता है वो नियम, यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, चरण नियम का ज्ञान करवाना। सबसे पहले बच्चे को क्या करवाया जाएगा दोस्तों, नियम का ज्ञान करवाया जाएगा। और फिर क्या करेगा दोस्तों, उदाहरण पर प्रयोग करेगा। जो उदाहरण है उन पर इन नियमों को वो समझाएगा उदाहरण के द्वारा। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है परीक्षण। तीसरा हमारा आता है परीक्षण। परीक्षण यानी छात्र क्या करेंगे, नियम की सत्यता का क्या करेंगे, छात्रों के द्वारा नियम की सत्यता का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। और चौथे के अंदर क्या की जाएगी दोस्तों, सत्यापन या फिर उसकी पुष्टि की जाती है। सत्यापन या उसकी क्या की जाती है दोस्तों, पुष्टि की जाती है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो पहले नियम बताएंगे, फिर उसके उदाहरण बताएंगे, छात्र क्या करेगा, फिर उनका परीक्षण करेगा सही है या नहीं है, फिर वो उसका सत्यापन कर देता है। तो ये थी दोस्तों। यहाँ एक चीज आप याद रख सकते हैं, इसकी परिभाषा के रूप में जो परिभाषा आती है वो लैंडन की परिभाषा है, और वो पिछली जो परिभाषा थी हमारी उसकी उल्टी कर दीजिए ना, कि निगमन विधि में अपने पहले नियम या परिभाषा को बताते हैं, फिर अर्थ की व्याख्या की जाती है दोस्तों। अर्थ की व्याख्या करने के बाद में उदाहरण के द्वारा इसको सिद्ध किया जाता है। लैंडन की परिभाषा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या करेंगे, निगमन विधि में पहले तो हम नियम बताएंगे, नियम के बाद में इसको परिभाषा, नियम या परिभाषा उसको स्पष्ट कर देंगे, उसका अर्थ बता देंगे, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उदाहरण द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक परिभाषा है जो आपको याद रखनी हो सकती है। उसके बाद में हम देखें कि इसके जो प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं वो कौन से होंगे, जिसे हमने वहां देखे थे ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो यहाँ कौन से होंगे, जस्ट उसके उल्टे कर दो, जस्ट उसके उल्टे करेंगे। तो अपने यहाँ सबसे पहले लेंगे अमूर्त से मूर्त की ओर। हम क्या लेंगे दोस्तों, अमूर्त से मूर्त की ओर। उसमें क्या था, मूर्त से अमूर्त। मूर्त क्या होते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा आपको, उदाहरण होते हैं। मूर्त क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, और अमूर्त क्या होते हैं, नियम होते हैं। फिर अपने यहाँ लेंगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर। देखिएगा दोस्तों, सूक्ष्म क्या होता है, सूक्ष्म होता है नियम, और स्थूल होता है हमारा उदाहरण। तीसरा अपने इसमें जो है वो ले सकते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात क्या होता है दोस्तों, अज्ञात होता है नियम, और ज्ञात होता है हमारा उदाहरण। इसके अलावा दोस्तों इसमें आप ले सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। सामान्य क्या होता है, सामान्य होता है नियम, और विशिष्ट होता है हमारा उदाहरण। यानी हम कैसे चल रहे हैं दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर नहीं चल रहे हैं, हम नियम से उदाहरण की ओर चल रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है, ये है हमारी निगमन, यानी नी पहले है तो अपने नियम पहले बताएंगे और उदाहरण उसके बाद में बताते हैं दोस्तों। तो ये जो थी हमारे इसके क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र थे दोस्तों। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग भी हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके गुण कौन से हैं, या फिर इस विधि के लाभ कौन कौन से हैं दोस्तों। नंबर एक, तो जैसे वो विधि उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी नहीं थी, तो उच्च स्तर के बालकों के लिए ये उपयोगी हो जाएगी, क्योंकि उनको इतना समझने की आवश्यकता नहीं है, उनकी बुद्धि लब्धि ज्यादा होती है, तो वो सीधे नियम से उदाहरण तक आ सकते हैं, उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। तो ये उच्च स्तर के बालकों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। इसमें देखिएगा बचत होती है, किसकी बचत होती है, टाइम बचेगा दोस्तों, और इसके अंदर हमारी मेहनत भी बचती है, टीचर की मेहनत और समय दोनों बचते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारे उदाहरण नहीं ढूंढने, तो ये भी है। कोई भी सामान्य से सामान्य शिक्षक, यानी मेरे जैसा सामान्य शिक्षक भी क्या कर सकता है, आपको पढ़ा सकता है इस विधि का उपयोग करते हुए, पहले नियम बता करके ना। उदाहरण से नियम अगर आपको बताने हैं तो क्लास आपके सामने हो, और उसमें कई समस्याओं का सामना अपने को करना पड़ता है। तो ये तो थे लाभ, इसके कुछ हमारे दोष भी हैं, कुछ इस विधि की हानियां भी हैं दोस्तों। तो हानियां जो है वो हमारी ये रहेगी, जहां उच्च के लिए उपयोगी थी वहीं ये निम्न के लिए क्या होगी, अनुपयोगी होगी, तो ये भी इसकी कमी होगी। इसमें क्या बढ़ता है, इसमें रटना यानी रट्टाफिकेशन बढ़ता है, सूत्र याद करो, उदाहरण लगाओ, बात खत्म।
और उदाहरण और नियम ज़्यादा याद नहीं रहते हैं, इसलिए ये स्थायी भी नहीं होती हैं। तो जो जो आगमन में था ये बिल्कुल उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में जो हमारी अगली विधि आती है वो है आगमन और निगमन विधि। इसको तीसरी विधि के रूप में आप ले सकते हैं, आगमन और निगमन विधि। ये कौन सी होगी? जब व्याकरण पढ़ाते समय इन दोनों का जो शिक्षक है वो क्या करता है दोस्तों, एक साथ उपयोग करता है। इन दोनों विधियों का अगर वो क्या करता है, एक साथ प्रयोग कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, आगमन निगमन विधि के नाम से जानते हैं। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी विधि होती है व्याकरण शिक्षण के लिए। अगर आपसे पूछी जाए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है दोस्तों, तो सर्वश्रेष्ठ विधि हमारी कहलाएगी आगमन निगमन विधि। प्रश्न को वापस सुन लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो ही होगी हमारी आगमन निगमन विधि, जब इसमें दोनों को एक साथ अपने प्रयोग करते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक और विधि की अपनी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, चौथी विधि के रूप में ही हम इसको देख लेते हैं, जो हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि आती है, सूत्र विधि। अब देखिएगा सूत्र विधि क्या होती है, ये नियम विधि का ही विस्तारित रूप है। नियम विधि ही है जिसमें अपने पहले नियम बताते हैं, फिर उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट किया करते हैं दोस्तों। जो पूरी की पूरी व्याकरण को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारी सारी की सारी व्याकरण है, सारी व्याकरण को हमने किस में बांट दिया, हमने उसको छोटे छोटे नियमों में बांट दिया। नियमों में बांट करके अध्ययन करवाते हैं, तो वो सूत्र विधि के नाम से जानी जाती है दोस्तों। और ये एक प्रकार की निगमन विधि ही होती है। हाँ, बस निगमन विधि के अंदर अपने क्या करते हैं, निगमन विधि के अंदर अपने सिर्फ एक नियम के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन हम जब सारी व्याकरण के लिए ही हम किसको काम में ले रहे हैं, इसको सूत्रों को काम में ले रहे हैं, तो वही विधि क्या कहलाएगी दोस्तों, वो सूत्र विधि के नाम से अपने मानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत में इसका सबसे पहले किसने प्रयोग किया था दोस्तों, तो इसका प्रयोग किया था पाणिनि के द्वारा, जो है पाणिनि के द्वारा ही इसका जो है सबसे पहले उपयोग किया गया था। किसमें किया गया था दोस्तों, अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो व्याकरण है अष्टाध्यायी के अंदर इसका जो है उपयोग हमें देखने को मिलता है। यानी इस शब्द का व्याकरण के अंदर इसका जो सबसे पहले प्रयोग है वो इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। इसमें सूत्रों को क्या किया जाता है, सूत्रों को रटवा दिया जाता है। जैसे आप रेखा गणित में सूत्र याद करते हैं ना, पाई आर स्क्वायर रूट, उस सूत्रों को बिल्कुल अच्छे से रटवा दिया जाता है। तो ये रटंत विद्या है एक प्रकार की। कौन सी विद्या है, ये एक प्रकार की रटंत विद्या ही हुआ करती है दोस्तों। अगर आपसे पूछे जाए किसी भी सूत्र के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो किसी भी सूत्र में 5 लक्षण होते हैं दोस्तों। 5 लक्षण कौन से होते हैं, पहला आता है अल्पाक्षरम, यानी ये अक्षरों का समूह होता है, छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है दोस्तों। दूसरा अपने लेंगे इसमें असंदिग्धम, असंदिग्धम यानी ये संदिग्ध नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है दोस्तों। तो ये आप इसको याद रखिएगा। तीसरा अपने ले सकते हैं सारवद, यानी ये क्या होता है, सारांश होता है, इसमें सार होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा नहीं होता है दोस्तों। और ये एक देखिएगा विश्वस्तोम अपने मुखम मानते हैं, यानी जो परंपरा से सदा से चला हुआ आ रहा है। और एक इसका आता है अनवद्यम, एक आता है अनवद्यम, यानी कि ये क्या है, ये निंदा से रहित है दोस्तों। ये क्या है, निंदा से रहित होता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। विश्वतोमुखम यानी कि ये सदा से ही चला आने वाला है। एक चीज और अपने देख लेते हैं अभी यहाँ पर, सूत्र के भेद, यानी सूत्र के भेद कौन कौन से होते हैं, तो सूत्र के 6 भेद होते हैं। ये सबसे पहले हमें चीज याद रखनी है दोस्तों कि सूत्र के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास में आता है संज्ञा सूत्र, दूसरा हमारे पास में आता है नियम सूत्र, तीसरा आता है दोस्तों हमारे पास में परिभाषा सूत्र, चौथा आता है हमारे पास में अतिदेश सूत्र। अतिदेश है दोस्तों, यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, अतिदेश। किसी प्रकार की दोस्तों स्पीड कम ज़्यादा लग रही हो तो अब तो ये हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपके लिए कम कर पाऊंगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपको अच्छी लग रही है तो बता देना, अगर आपके काम की नहीं है तो मैं फिर इसमें और मेहनत नहीं करूँगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपके कोई जो उपयोगी कमेंट है वो मुझे पढ़ने को जरूर मिलेंगे, ताकि आगे अपनी उसी अकॉर्डिंग इस क्लास को कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ देखिएगा अतिदेश है ना, चौथा कौन सा होता है, अतिदेश।
और एक पांचवा हमारे पास में आता है विधि सूत्र, और छठा जो हमारे पास में आता है वो है अधिकार सूत्र। ये 6 जो है सूत्र के भेद हुआ करते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं? सूत्र के 6 भेद होते हैं दोस्तों। विधियां बहुत सारी हैं, बाकी जो बहुत सारी विधियां हैं उनको अपने आज ही इसी क्लास में नहीं करेंगे। अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, एक प्रकार से ओवरव्यू हमने देख लिया है, और इसमें जो कमियां रह रही हैं या कुछ आपको इसमें चेंज चाहिए तो अपने नेक्स्ट क्लास में ही बात कर पाएंगे, और उसी में अपने जो है इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।